तो रे ऑप्टिक्स में नॉर्मली 10th क्लास में जो हमने स्टडी किया था, तो 10th क्लास में आपने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में स्टडी किया था। और इसमें एक साइन कन्वेंशन आपने स्टडी किया। साइन कन्वेंशन में जिसमें आपने जैसे मिरर मान लो मैं इस तरफ ले रहा हूँ, ये मान लो कि आपका कॉनकेव मिरर है और ये कॉनकेव मिरर में मैंने क्या किया, यहाँ पे इसकी प्रिंसिपल एक्सिस में ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये जो बीचों बीच इस तरह से जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस है। तो हम लोग क्या कंसीडर करते थे कि जो आप लेफ्ट साइड में इस तरफ जो भी आप लेते थे, जिस तरफ ऑब्जेक्ट लेते थे, मान लो इस तरफ मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, तो जिस तरफ भी आप ऑब्जेक्ट कंसीडर करते थे उसको आप निगेटिव में लेते थे, है ना। ऑब्जेक्ट हमेशा हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव में लेते हैं। और ऑब्जेक्ट की तरफ जितनी भी चीज़ें होंगी, जितनी भी ड्रॉ की जाएगी ऑब्जेक्ट की तरफ, जो भी सारी चीज़ें, वो सब निगेटिव में होगी। जबकि ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में सारी चीज़ें पॉजिटिव में होती थी। ठीक है ना, आपको याद तो होगा। हाँ सर, मगर उल्टा नहीं बना दिया आपने। साइन कन्वेंशन है, मैं उल्टा इस तरह से सीधा, आपको सीधा लग रहा है तो मैं इस तरह से बना देता हूँ, देखो तब शायद आपको सीधा लग रहा हो, लगेगा। ये इस तरफ मैं अगर मिरर इस तरफ बना देता हूँ, और क्या, ऐसा मैंने मान लो कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर दिया और इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस मैंने दिखा दी इस तरह से। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्ट ले लेते हो ऊपर, इस तरफ मान लो आपने ऑब्जेक्ट ले लिया, तो अब ये लेफ्ट साइड में ले रहे हो आप, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ऑब्जेक्ट इन लेफ्ट, ये ऑन लेफ्ट साइड। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट हो गया, इधर से रे इंसिडेंट होगी, रे किधर से इंसिडेंट होगी, तो रे इधर से जाएगी, इस डायरेक्शन में रे जाएगी। और अपवार्ड जो हाइट ले रहे हो, और चूंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, तो जो अपवार्ड हाइट ले लोगे वो भी पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे मैं इसको भी मेंशन कर देता हूँ, हाइट अपवार्ड्स ये हाइट्स जो है ऊपर की तरफ अगर आपने ली है तो अपवार्ड्स पॉजिटिव, ये हाइट आपकी पॉजिटिव ले जाएगी। ये आपका मिरर है। ठीक है, और मिरर में जहाँ पर मैं एक्सिस की बात करता हूँ, तो ये जो एक्सिस आपने इधर दिखा रहे हो आप, ये एक्स एक्सिस है। और इस तरफ जैसे नॉर्मली क्या होता है, एक तरफ एक्स एक्सिस के पॉजिटिव और एक एक्सिस का निगेटिव लेते हो, तो उसी तरह से आप यहाँ पे दिखा सकते हो कि लेफ्ट साइड में जो भी चीज़ लोगे आप, एक्स एक्सिस का निगेटिव होगा। अगर मैं हाइट नीचे की तरफ लूँ, ठीक है ना, मैं दूसरे कलर से यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मैं हाइट नीचे की तरफ लेना चाहता हूँ। तो अगर मैं हाइट नीचे की तरफ लूँ, मान लो इमेज आपकी यहाँ पे नीचे बन रही है, इस तरफ बन रही है, तो अगर नीचे की तरफ हाइट रहेगी तो ये डाउनवर्ड हाइट निगेटिव में होती है। इसलिए यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। सर वो जो आपने ब्लू से बनाया है वो इमेज है? हाँ, ये इमेज हो सकती है, हाँ इमेज ही होगी, क्योंकि नॉर्मली हम लोग ये जो लेते हैं हमेशा ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को लेते हैं, तो नीचे की तरफ जो है, सर बस एक चीज पूछनी थी, कॉनकेव में हमेशा इमेज सेम ही साइड बनती है ना, जिस साइड ऑब्जेक्ट में? हाँ हाँ बिल्कुल, सिर्फ एक केस होता है जब फोकस के अंदर आप लेते हो, तो उस केस में जो होती है वो पॉजिटिव बनती है और इमेज के सेम साइज, ऑब्जेक्ट के सेम साइड में बनती है ना। अब यहाँ पे वहीं दूसरी तरफ आप इसको देखो, ये अगर जैसे इस तरफ का एरो मैं इस तरफ दिखाऊं, है ना, डिस्टेंस अगेंस्ट इंसिडेंट लाइट, क्योंकि ये तो ये वाली लाइट है इंसिडेंट लाइट, ऊपर वाली ये वाली लाइट मैंने दिखाई हुई है, इसको भी मैं दिखाता हूँ, ये इसके बारे में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे
कि ये जो है आपकी ये इंसिडेंट लाइट है, इधर से लाइट आएगी इस तरफ मिरर की तरफ, तो इसको बोलोगे आप इंसिडेंट लाइट। ठीक है, और लाइट इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, तो ये जो है डिस्टेंसेस अगेंस्ट इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट लाइट ये निगेटिव होती है, क्योंकि देखो ये इस तरफ ही, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ ये आ रही है, तो यहाँ पे भी इस तरफ लाइट के मामले में ये निगेटिव होगी। लेकिन अगर मैं इसी तरफ अपोजिट साइड में देखूं, अगर इस तरफ लाइट के बारे में बात करूं मैं, तो दूसरी तरफ बात कर रहा हूं इसका मतलब, तो अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं तो यहाँ पे बताऊंगा आपको कि ये क्या होगी, ये डिस्टेंसेस अलोंग इंसिडेंट लाइट ये जो है ये पॉजिटिव होगी। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये इस तरफ लेफ्ट साइड में माइनस एक्स एक्सिस आप ले सकते हो। तो एक तरह से ओरिजिन समझा जाए। इस तरफ मैं एक बात बताऊँ आपको, अगर ध्यान में रखना है, आपको सारी चीज़ों को याद रखना है, तो जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देख लो आप। जब भी इस तरह की बात आएगी तो आप समझ लेना कि जो मिरर है ये एक तरह से ओरिजिन की तरह काम कर रहा है, जिसके लेफ्ट साइड में सब कुछ निगेटिव लिया जाएगा और राइट साइड में सब कुछ पॉजिटिव लिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से मतलब लेफ्ट साइड में सब कुछ निगेटिव, मतलब ऑब्जेक्ट साइड नॉर्मली हम लोग सब देखते हैं तो सब कुछ निगेटिव है, और दूसरी तरफ जो है ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में इस तरफ सब कुछ पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से सारी चीज़ों को, ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशन इसी को बोला जाता है। ठीक है ना, तो होपफुली मुझे लगता है यहाँ पे किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। हाँ जी, बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हो आप, इसको आप अच्छे से ड्रॉ कर लो। ये पूरा का पूरा एक स्फेरिकल मिरर है जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर होता है एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो बना होता है हॉलो स्फेयर से। तो ये एक तरह का हॉलो स्फेयर है पूरा का पूरा। उसमें से ये वाला जो पोर्शन मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है, इसको ए से बी, ये पॉइंट मैं ए मान रहा हूँ, दूसरे पॉइंट को मैं बी मान रहा हूँ। तो ए से बी पॉइंट तक का, हाँ, ए से बी पॉइंट तक का ये जो सरफेस है ना, ये पूरा का पूरा है, तो पूरा का पूरा स्फेयर है, स्फेरिकल सरफेस, हॉलो स्फेरिकल सरफेस है। लेकिन ए से बी तक का जो सरफेस है, इसको इसके बैक साइड में क्ले कर दिया गया। अगर बैक साइड में इसको क्ले कर देता हूँ मैं, तो इसको बोलेंगे हम लोग सिल्वर्ड सरफेस, क्योंकि बैक सरफेस को आप क्या करते हो, कलर करते हो सिल्वर से। इसको बोला जाएगा, ये जो पोर्शन है इसको बोला जाएगा सिल्वर्ड सरफेस। क्योंकि जब भी कभी घर में भी अगर मिरर वगैरह टूट जाए तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है कि उसके पीछे वाले सरफेस को देखोगे तो वो सिल्वर कलर से कलर्ड होता है बैक सरफेस, तो इसलिए उसको बोला जाता है सिल्वर सरफेस। इसलिए ब्लैक कलर से ये सिल्वर से कलर होता है, ताकि एक बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसको मिले। और जब ये सिल्वर सरफेस इस तरह से हो जाता है तो इसके तब जाके आप इसको, इसके इस फ्रंट वाले सरफेस को आप बोलते हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्योंकि जब तक ये सिल्वर्ड नहीं है तो रिफ्लेक्ट करने में इसको बड़ी प्रॉब्लम है, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा ये। अब जब आपने सिल्वर्ड कर दिया है तो ये आपके लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह ट्रीट करेगा। अब ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। और देखो पोल क्या होता है, जब इतनी सारी बात हो रही है तो पोल क्या होता है वो भी बता देता हूँ।
तो पोल जो होता है, इट इज़ अ मिडिल पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अब ये स्फेरिकल मिरर है, इसका जो मिडिल पॉइंट होगा इसका, ये वाला, अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा यहाँ कर से देता हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस है। हाँ ये प्रिंसिपल एक्सिस बिल्कुल वहाँ से पास करता है, लेकिन ए से बी तक का जो, ए से बी तक ये तो पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका जो ये पॉइंट है पी, इस पॉइंट को आप बोलोगे पोल। और पोल के साथ साथ बहुत बार ऐसा होता है कि लोग पूछते हैं अच्छा एपर्चर क्या होता है, तो वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि भाई एपर्चर क्या होता है। तो एपर्चर के बारे में मैं बता दूं यहाँ पे। तो एपर्चर के कलर को भी अलग कर दिया मैंने ताकि एपर्चर समझ में आए। ये देखिए, ये जो ए से बी तक की एक स्ट्रेट लाइन है, ए से बी तक की एक स्ट्रेट लाइन, इसको बोला जाएगा एपर्चर। हाँ, इसको लीनियर एपर्चर बोलते हैं। इट इज़ अ डायमीटर ऑफ ए बी। ए बी का जो है डायमीटर है ऑफ द सर्कुलर बाउंड्री ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। तो इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसको मैं एरो से मार्क करके लिख भी देता हूँ कि ये आपका एपर्चर है। सारी चीज़ों को इसी में डिस्कस कर लेंगे। ये आपका एपर्चर हो गया, और ये जो ब्लू लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस से होती हुई जा रही है और इसको पोल से होती हुई जा रही है, तो इसको आपने क्या बोला, प्रिंसिपल एक्सिस। इनफैक्ट ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये यहाँ से तो होता हुआ जाता ही है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी क्रॉस करता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे क्या है वो देख लो। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका ये वाला पोर्शन होगा, मिड इसका, इस पूरे स्फेरिकल सरफेस का, हॉलो स्फेरिकल सरफेस का सेंटर। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि इसकी जो रेडियस है, ये यहाँ से इसको अगर ज्वाइन किया जाए ए को, और यहाँ से अगर बी को भी ज्वाइन कर दिया जाए, तो ए से बी तक ये क्या होगा, ये एक तरह का रेडियस होगा। इसको मैं यहाँ से यहाँ तक, ए को भी आपने इस सेंटर से ज्वाइन किया है और बी को भी ज्वाइन किया है, तो ये आपका रेडियस होगा। अगर इस पॉइंट को मैं सी लिख दूं यहाँ पे, तो ये सी आपका बताएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको और यही फोकस होता है। नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो हाफ होगा वो, उसको आप फोकस बोलोगे। तो इसका बिल्कुल मिड पॉइंट, ये अगर इसका मिड पॉइंट है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, ये यहाँ पे पॉइंट ऑफ फोकल, और अगर लेंथ की बात करें तो पी से लेके एफ तक की डिस्टेंस जो होती है वो फोकल लेंथ होती है, लेकिन जब फोकस की बात करें तो सी और पी के बीच का मिड पॉइंट ये फोकस माना जाएगा, ठीक है ना। और पी के बीच का मिड पॉइंट, सी और बी के बीच के मिड पॉइंट को फोकस बोलेंगे, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट इस पूरे रे ऑप्टिक्स को समझने के लिए। लीनियर एपर्चर के बाद आती है बात एंगुलर एपर्चर की। तो एंगुलर एपर्चर इज द डायमीटर, एंगुलर एपर्चर इज द एंगल। एंगल कौन सी है, देखो ए सी बी, यहाँ पे एक एंगल बन रही है ए सी बी, सबटेंड बाय द बाउंड्री ऑफ द स्फेरिकल मिरर एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, इसको बोला जाता है एंगुलर एपर्चर। ए सी बी जो एंगल सबटेंड हो रही है ना, किसके कारण, बाउंड्री ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के बाउंड्री के कारण, जो ए से बी तक जा रहा है, इस बाउंड्री के कारण जितनी एंगल बन रही है ए सी बी इस मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, वो मानी जाएगी एंगुलर एपर्चर। जैसे मैं बोलूं कि ये मिरर है आपका, ये वाला मिरर है, ए से बी तक का ये मिरर है, तो ए से बी तक इसने पूरा जो ये बना हुआ है, इसने कितनी बड़ी एंगल बनाई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो एंगल बनाई इसने ए सी बी, इतना बड़ा एंगल बनाया। अगर ये थोड़ा और बड़ा होता, मान लो ए और इधर चला जाता, इधर चला जाता, तो ऑब्वियस सी बात है एंगल और थोड़ी बड़ी बन जाती इसको ज्वाइन करने पे। तो ये जो एंगल बनती, इसी एंगल को बोल रहे हो आप एंगुलर एपर्चर। तो एपर्चर मतलब
यहाँ पे एपर्चर कितनी थी, ए से बी तक की एपर्चर थी आपके पास। ए से बी तक ये एक तरह का कॉर्ड है, एक तरह का छोटा सा कर्व सरफेस है। ये कर्व सरफेस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जितना बड़ा एंगल बनाता है, उस एंगल को ही बोलते हैं एंगुलर एपर्चर, है ना। हाँ, एंगुलर एपर्चर बोलते हैं उसको। फोकल लेंथ, फोकल, हाँ, फोकस से लेके पोल तक के लेंथ को फोकल लेंथ बोलोगे, है ना। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक रे, जैसे ये कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर में मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि रिलेशन एफ और आर के बीच की रिलेशन क्या है। मान लो ये जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे दी हुई है, प्रिंसिपल एक्सिस में यहाँ पे इस जगह पे आपका पोल है, ठीक है। और जो रे आ रही है वो रे कुछ इस तरह से आ रही है, रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो एक रे आ रही है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इस तरह से पास हो रही है, ठीक है। रे आई इस तरह से और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो इस तरह से पास हो रही है। तो पास आपने होने दिया, जहाँ से ये पास होती है, पैरेलल रे जहाँ से आती है और जिस जगह से पास होती है, तो जिस पॉइंट पे ये पास हो रही है उस पॉइंट को ये माना जाएगा कि ये जो पॉइंट यहाँ पे ये फोकस है एफ, क्योंकि जो भी पैरेलल रे आती है वो फोकस से ही होके जाती है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि एक इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे रे इंसिडेंट हुई है, तो रे जो इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई है, मान लो कि ये रे आपकी है ए और ये मिरर के जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई है वो पॉइंट है बी। तो ए और बी और इधर से फोकस से होती हुई गई है, तो जब आप बी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे, तो ये देखो ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये नॉर्मल जो है हमेशा सी से होके पास करेगा। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ए बी क्या है? ए बी क्या इंसिडेंट रे? ए बी इंसिडेंट रे, बिल्कुल सही बात। और जो बी के जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है वो जो एफ के थ्रू आ रही है वो ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये नॉर्मल है एक तरह से, जो सी पे आपको मैं यहाँ पे सी दिखा रहा हूँ, जो मैंने यहाँ से ड्रॉ किया है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा आई, और ये होगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, है ना। क्योंकि ये आपका ये जो ग्रीन वाली लाइन है, ये बी पॉइंट पे आपने इस पे नॉर्मल ड्रॉ किया, ये पॉइंट बी है, इस पे आपने एक तरह से नॉर्मल ड्रॉ किया है, मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना। तो 90 डिग्री बनाया तो आपने दिखाया कि भाई नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाता है और रिफ्लेक्टेड रे इस नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाता है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपको ये भी अच्छे से पता है कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये फोकल लेंथ है, पोल से फोकस तक की जो लेंथ है इसको फोकल लेंथ स्मॉल एफ से दिखाओगे। और वहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें तो जो डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की है उसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको आप कैपिटल आर से दिखाते हो, ठीक है। आपने दिखा दिया यहाँ पे दोनों चीज़ों को। अब मेरे पास कंडीशन ये रह जाता है कि मुझे यहाँ पे प्रूव करना है कि रिलेशन किसके किसके बीच, एफ और आर के बीच, ये एफ है आपका स्मॉल एफ, और आर के बीच की रिलेशन को आपको दिखानी है। तो देखो ये जो ए बी जो लाइन है वो पी सी के पैरेलल है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लाइन ए बी जो है, जो इंसिडेंट रे है, वो प्रिंसिपल एक्सिस पी सी के पैरेलल है और एक बी सी लाइन उसको कट कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात, ये जो आप एंगल आई देख रहे हो ये इसके इक्वल होगा, ये भी आई होगा। क्यों? इंटीरियर एंगल से। सर एक चीज पूछनी। जी हाँ, पूछिए। सर क्या वैसे इसका प्रूफ आएगा? बिल्कुल प्रूफ ही आता है। अब तो ऑब्जेक्टिव आना है, सब ऑब्जेक्टिव तो नहीं आएगा, सॉरी सब्जेक्टिव आएगा। तो आप वहाँ पे मतलब इस बार वो 2-3 मार्क्स के आएंगे ना? बिल्कुल, हाँ सर पक्का? बिल्कुल, और क्या। क्योंकि मेरे मार्क्स वाले सर कह रहे हैं कि कुछ श्योर नहीं है, ऑब्जेक्टिव
नहीं, टर्म वन आपका पहले से ही उसमें मेंशन है कि पहला ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव होना है, ये तो आपको पहले से ही बताया गया है ना। ठीक है, तो मुझे सब्जेक्टिव जैसे 4-5 मार्क्स का या 2-3 मार्क्स का? हाँ, तो ये आपके पास जो मार्किंग स्कीम है वो अभी सीबीएसई देगी, लेकिन ये चीज़ क्लियर है कि ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, ठीक है सर, ठीक है है। ना। तो देखो आप एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी एफ, ये जो एंगल आपने ली है ए बी सी और सी बी एफ, ये वाली एंगल, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होगी इंटीरियर एंगल से। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपने पढ़ा है ना, तो ये आपका ऑल्टरनेट एंगल है, ऐसा ही होता है ना ऑल्टरनेट एंगल। तो चलिए ऑल्टरनेट एंगल से आपने दिखाया यहाँ पे ये है। अच्छा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बताता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आपने ये भी स्टडी किया है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो एंगल आई है आपकी, वो जो एंगल आर के इक्वल है। तो आप देखो वो FB और FC बराबर होगा। बिल्कुल, अब यहाँ पे दो एंगल है, मतलब आई और आर अगर इक्वल है तो आर के सामने की ये वाली साइड और आई के सामने वाली ये पिंक वाली जो साइड है FB और यहाँ से FC, दैट मीन्स FB और इक्वल होगा FC के। और अगर FB और FC दोनों इक्वल हो गए तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि मतलब ये ट्रायंगल जो है आपने देखा BFC, ट्रायंगल BFC आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी, दो साइड के इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल दो साइड से इसके इक्वल है, ठीक है, दो साइड से अगर इक्वल है बिल्कुल। अब मैं एक चीज कंसीडर करता हूँ कि ये जो एपर्चर होती है, अभी हमने दिखाया था आपको एपर्चर क्या होता है। अगर एपर्चर काफी छोटी हो, लीनियर एपर्चर काफी छोटी हो, मतलब ये जो सरफेस आप बना रहे हो कॉनकेव मिरर का, इतना बड़ा ना होके, इतना बड़ा जो आप दिखा रहे हो इतना बड़ा ना होके इतना छोटा रहा हो, तब आपके केस में, उस केस में जो ये रे आएगी इंसिडेंट रे ए और प्रिंसिपल एक्सिस जो होगी, ये दोनों काफी एक दूसरे के क्लोज होंगे या नहीं होंगे? यस सर। मैं कह रहा हूँ कि आपका ये जो एपर्चर है, ये एपर्चर इतना बड़ा है ना, अभी आप देख रहे हो आपके पास जो मिरर दी हुई है उसकी एपर्चर इतनी बड़ी है, ये भी देखो इतना बड़ा एपर्चर बना पड़ा है। अगर ये एपर्चर काफी छोटा हो, इतना छोटा हो, तो वैसे केस में जो इंसिडेंट रे होती है, जो इंसिडेंट रे आप ए से दिखा रहे हो यहाँ से आता हुआ ए से बी तक, और जो प्रिंसिपल एक्सिस है जो सी से आपको दिख रही है पी तक आती हुई, ये दोनों पॉइंट, इस दोनों पॉइंट का ये जो पॉइंट आपका बी होगा और यहाँ पे पॉइंट पी होगा, ये एक दूसरे के काफी क्लोज होंगे, है ना। लिख रहा हूं कि इन केस ऑफ वेरी स्मॉल एपर्चर ऑफ मिरर, aperture of mirror, point B lies very close to P। अगर ये पॉइंट B काफी क्लोज होगी P के, तो वैसे केस में आपका ये जो डिस्टेंस है, मतलब C से B तक का जो डिस्टेंस है, वो C से P तक के डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि CB इज इक्वल टू CP, तो CB इज इक्वल टू CP। सर मगर ये तो तभी होगा ना जब D और P कोलाइड करेंगे। हाँ, कोलाइड करेंगे ना, क्योंकि ये इसलिए कोलाइड करेंगे क्योंकि ये पॉइंट B जो है
जब मिरर का एपर्चर काफ़ी छोटा होगा तो बी पॉइंट पी पे ही लाइज करेगा, लगभग काफ़ी क्लोज होगा। अगर आपका ये लाइन एपर्चर इस हिसाब से यहाँ पे इसको कंसाइड कर रहा है, मतलब सी बी जो है वो सी पी के इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी जो लाइन होगी एफ बी की, अगर ध्यान से देखा जाए एफ बी भी किसको कंसाइड कर रहा होगा, एफ पी को कंसाइड कर रहा होगा ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इस केस में एफ बी भी जो होगा वो एफ पी के इक्वल रहा होगा। तो यहाँ पे एफ बी को एफ पी के इक्वल में दिखा देता हूँ। और अभी अभी मैंने ऊपर में यहाँ पे देखा था, इसको मैं बॉक्स में डाल रहा हूँ, आपको ध्यान से देखने में बनेगा। ये बॉक्स में डाल रहा हूँ, एफ बी जो है एफ सी के इक्वल था, अभी एफ बी जो है आपका एफ पी के इक्वल हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एफ बी इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू एफ पी। ठीक है, और C से P तक की डिस्टेंस देखी जाए, अगर मैं C से P की बात करूं तो सी पी इक्वल टू क्या होता है, एफ सी प्लस एफ पी। और एफ सी को आप क्या लिख सकते हो, ऊपर में देखो, एफ सी को आप एफ पी भी लिख सकते हो। तो दैट मीन्स एफ पी मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एफ पी प्लस एफ पी इज इक्वल टू सी पी। और तब आप ये जाके आपके पास क्या मिल रहा है, सी पी क्या है, देखो C से P तक की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल R रेडियस ऑफ कर्वेचर को बता रहा है, और एफ पी जो है दिस टाइम 2 टाइम्स ऑफ 2f, 2 टाइम्स ऑफ f, मतलब इसको बता रहा है। तो एक रिलेशन हो गया ना R और 2f के बीच का। इसी को आप क्या लिख सकते हो, f इक्वल टू, हाँ एफ पी जो है यहाँ से देखो एफ पी स्मॉल f के इक्वल है, तो 2 टाइम्स एफ पी लिखा हुआ है तो वो हो जाएगा 2f के इक्वल। तो f इक्वल टू कितना होगा, वो r/2 भी आप लिख सकते हो। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल f एंड मतलब फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फॉर कॉन्वेक्स मिरर रे इंसिडेंट हो रही है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगी रे हमेशा की तरह। अभी मैं इस तरह से मैं रे आता हुआ दिखा रहा हूँ आपको, और उसके बाद ये रे क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जब ये रे रिफ्लेक्ट होगी तो इसी रे को पीछे की तरफ अगर आप प्रोड्यूस करोगे तो आपको क्या लगेगा कि जहाँ से ये जा रही है पीछे से अगर आप प्रोड्यूस करते हो इस तरफ, तो ये आपको लगेगा कि हाँ जी ये फोकस को क्रॉस करती हुई जाएगी, जिस पॉइंट पे ये प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे ये कट करेगी वो इसका फोकस होगा। तो ये यहाँ पे इसका क्या होगा, ये वाला इसका फोकस माना जाएगा। और हमेशा की तरह जैसे आप यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो, तो ये नॉर्मल अगर आपने ड्रॉ किया तो ये नॉर्मल क्या करेगा, एंगल बनाएगा। एक होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको आप आई से लिखोगे, और दूसरा होगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट ये हो गया आई और ये हो गया आर। ठीक है, ये आपका नॉर्मल है, एन से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। ये ए है, ए ये पॉइंट बी है जहाँ पे रे आपकी इंसिडेंट हो रही है मिरर पे। ये इस तरह से मैं दिखा देता हूँ कि भाई ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये पोल है आपका P। ठीक है, और ये आपकी यहाँ से जब आप पीछे की तरफ, ये जो नॉर्मल आपने ड्रॉ किया है, नॉर्मल को जब आप पीछे की तरफ प्रोड्यूस करोगे तो ये आपको ऐसा लगेगा स्टीम्स टू बी कट एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर यू कैन एज्यूम दैट इट इज C। ये आपका C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर कंसीडर करोगे आप इसको। ठीक है, और अब देखो आप यहाँ पे क्या होता है, ये R जो देख रहे हो, R के ठीक दूसरी तरफ यहाँ पे जो एंगल बन रही है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रही है। तो ये भी आपकी, ये अगर ये R है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी आपकी R होगी, है ना।
और ये अगर आपका आई है, ये एंगल आई बन रही है, तो जैसे ए बी यहाँ पे पैरेलल है पी सी के, तो आप देख सकते हो ए बी इज़ पैरेलल टू पी सी, क्योंकि ए बी इंसिडेंट रे है और पी सी आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये जो लाइन इसको कट कर रहा है, तो एंगल ये जो बनेगी आई वाली, अगर आप यहाँ पे दिखाना चाहो ए बी एन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगल ए बी एन, जो कि आई एंगल बना रहा है, ये इक्वल होगा इस एंगल के, बी सी एफ के, एंगल बी सी एफ के, क्योंकि ये भी आई एंगल बनाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और तब देखो यहाँ पे फिर से दो एंगल इक्वल हैं, ये आई हो गया, ये आर हो गया, तो ट्रायंगल बी सी एफ जो आपकी बन रही है, इसमें फिर से दो एंगल इक्वल हैं, आर और आई, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से तो आपको पता ही है कि ये एंगल आई जो है ये आर के इक्वल होता है। तो वैसे केस में आई के सामने वाला ये साइड एफ बी, फिर से एफ बी किसके इक्वल हो जाएगा, आर के सामने वाला ये वाला साइड एफ सी के, एफ बी इज इक्वल टू एफ सी। तो ऑब्वियस सी बात है जो ट्रायंगल बन रही है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और फिर से आप यहाँ पे करोगे कि अगर एपर्चर काफ़ी छोटा हुआ, इन केस ऑफ वेरी स्मॉल एपर्चर, तब यहाँ पे आपके पास क्या होगा, तो पॉइंट बी जो है फिर से पी के काफ़ी क्लोज होगी, पॉइंट बी must be close to P के काफ़ी क्लोज होगा, और जब ये P के काफ़ी क्लोज हो गया तो ऑब्वियस सी बात है ये सी बी जो आप देख रहे हो, ये सी बी जो डिस्टेंस होगी ये किसके इक्वल होगी, ये सी पी के इक्वल होगी, क्योंकि ये वाली जो सी बी है ये काफ़ी क्लोज होने पे, जैसे मैंने दिखाया था ड्रॉ करके इस तरह से, ये सी बी जो है इस पॉइंट से सी पी के इक्वल हो जाएगी, और उसी तरह से ये जो एफ बी भी जो है वो भी एफ पी के इक्वल हो जाएगी। तो एफ बी मस्ट बी इक्वल टू एफ पी। और जैसे यहाँ पे मैं हमेशा पिछली बार भी मैंने दिखाया था, इसको बॉक्स में मैंने ले लिया था, दो चीज़ों को मैंने देखा था एक जैसी दिख रही थी एफ बी को, तो मैंने बॉक्स भी लिया था। यहाँ पे भी देखो ये एफ बी एफ सी के इक्वल है, और यहाँ पे एफ बी जो है वो एफ पी के इक्वल दिख रही है हमें। तो हमने क्या किया, एफ बी को एफ पी के इक्वल कर दिया, और जब दोनों को मैंने देखा दोनों इक्वल है, तो अब ऊपर वाले प्रोसेस पे आ जाते हैं। ऊपर में जो मैंने किया था देखो एफ बी इक्वल टू एफ पी, और उसके बाद मैंने यहाँ से सी से पी तक लिया था, तो आप देख सकते हो यहाँ पे फिर से आप सी से पी तक लोगे, और इस सी से पी तक एफ सी प्लस एफ पी, यहाँ पे एफ सी प्लस एफ पी, और फिर एफ सी को आपने एफ पी लिखा था, और फिर उसी चीज़ को आपने रिपीट किया आर इक्वल टू टू एफ, एफ इक्वल टू आर बाई टू। तो सेम चीज़ वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि अच्छा ये सारी चीज़ें सेम है, जहाँ तक आपने किया है प्रोसेस को आपको रिपीट ही करना है और कुछ नहीं करना है इसमें।